हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी का आज नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो विद थॉट ऑफ द डे। ओके, तो जो थॉट है वो है सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड फॉर इट। यानी कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है, उन्हीं लोगों के पास आती है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, डे इन एंड डे आउट। यानी कि दिन रात, यानी आज का दिन भी पूरा दिन मेहनत करी, कल का भी, डिस्पाइट उनका मूड खराब हो, बुरा हो, अच्छा हो, जैसा मर्जी उनका मूड हो सकता है कई बार पढ़ने का मन भी नहीं करता, बट स्टिल उनने एक रूटीन बनाया है कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे देने हैं किसी चीज़ को, तो वो देने ही देने हैं। ठीक है, आज का आर्टिकल जो है वो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक सवाल पूछा था ना, कि क्या कोई भी कंट्री जो पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या जितने भी अभी तक एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट की सिक्योरिटी को लेके जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं, सपोज करो कि इंडिया ने एग्रीमेंट साइन करा है, लेकिन इंडिया ने बोला है कि वो साल की सिर्फ 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन अगर इंडिया ये वायलेट कर रहा है तो इसके ऊपर फिर इंडिया को क्या फाइन लगेगा? क्या इसके इसके अगर वो वायलेट कर रहा है, वो 50 टन नहीं 60 टन कर रहा है, या 51 टन या 52 टन भी कर रहा है, तो क्या उसकी पेनल्टी होगी? क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, और क्लैरिटी मतलब है इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, बिकॉज यूएस ने, ठीक है, यूएस ने अपनी जो भी पावर है, जो कुछ भी है, उसका यूज़ करके डज नॉट इन्वॉल्व और प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एनी लायबिलिटी और कंपनसेशन, ये वाला पैक्ट जो है वो पेरिस एग्रीमेंट में डलवा लिया था, ये क्लॉज डलवा लिया था कि कोई भी अगर इसका पालन नहीं कर रहा है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है, तो उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी कि आप कंपनसेशन दे सको। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर अगर कुछ भी एक्शन लिया जाता है तो उसमें आपसे वो कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, होता है ना कि नुकसान की भरपाई कर दो, जितना नुकसान हो उसकी भरपाई कर दो। ठीक है, अभी हमने हाल फिलहाल में कुछ ये चीज़ें पढ़ी थी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो क्लाइमेट की सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा भी प्लान बनाया है कि अपने क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, और उसके ऊपर भी काफ़ी बहस छिड़ी थी कि करने चाहिए नहीं करने चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है फ़ायदा उठाएंगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के तो हो सकता है इतने कार्बन पॉइंट्स यूज़ भी ना हो, है ना। तो वैसे ही ये इन्होंने क्लॉज डलवा दिया कि आप उनसे कॉम्पनसेशन नहीं लोगे, यानी कि उनसे भरपाई नहीं करवाओगे पैसे देकर या कुछ और करवा के। ठीक है, तो ये उन्हें क्लॉज डाला, तो इसलिए उसके ऊपर सज़ा का क्या प्रावधान है, क्या ऐसी कंट्री जिसने इन नियमों का वायलेशन किया है, तो क्या उनके ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में? ये था सवाल। ठीक है, मुख्य सवाल ये था। फिर उसके बाद क्लाइमेट के लिए क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों किया गया, और इस तरीके का और कोई प्रावधान और कहाँ पर है, ह्यूमन राइट्स के लिए है, बिजनेसेस के लिए है, कहीं है या नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया। और जो ये इंटरनेशनल कोर्ट है, इसने लेकिन एक चीज़ ज़रूर साफ कर दी, उनसे अब फैसला मांगा यूएन जनरल असेंबली ने। अब वो जो भी फैसला देंगे, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सभी देशों को मान्य होगा या मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। या जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ह्यूबेस कोर्ट्स ओपिनियन विल नॉट बी बाइंडिंग बट इट्स प्रोनाउंसमेंट कैरी मॉरल वेट। ठीक है, यानी कि लेकिन अगर वो लॉ बन जाता है, वहाँ से कुछ स्टेटमेंट आती है, तो उसका मॉरल वैल्यू बढ़ जाएगी, मॉरल वेट ज़रूर बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम ये चीज़ें करते हैं तभी उन कंट्रीज़ को समझ में आएगा, अभी उनको बचाने के ऊपर नहीं आना चाहिए, अभी उनको समझ में आएगा कि वो लोग क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, और क्या ज़रूरत है क्लाइमेट को बचाने की। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स एजेंडा सिंस 2007। ठीक है, 2007 से ये इनका एक मेन एजेंडा का पार्ट बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पास 15 ईयर्स, 15 सालों में उसको बार बार उसके कुछ पॉइंट्स चेंज, क्योंकि 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है
टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, ठीक है, लोगों का ओपिनियन विकसित हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या इसमें डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों को देखना चाहिए। अब यहाँ पे एक जगह पे पाकिस्तान की फ्लड्स जो आई थी पिछले साल, उनका भी जिक्र किया गया है। द इनिशिएटिव सक्सेस शुड ऑल्सो बी सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ कंट्रीज asserting their rights to reparation after climate emergencies. पाकिस्तान आफ्टर लास्ट ईयर्स फ्लड्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ये जिक्र किया गया है। और ठीक है, तो ये सारा कुछ इस पैसेज में मेंशन किया गया है कि क्या करना चाहिए, उसको उसके अंडर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। What tone best describes the attitude of small island countries towards the global climate agencies as mentioned in passage? कि जो छोटी कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनका क्या रवैया है इस जो भी क्लाइमेट चेंज एजेंसीज हैं उनकी तरफ, ठीक है, तो उनकी तरफ बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड रवैया है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे कहा गया है कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं सुनी, उनको खुद अपनी एग्जिस्टेंस का डर लगा हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली ऑफ स्मॉल आइलैंड कंट्रीज मैनी ऑफ हुम फेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ठीक है, कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हम एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस चीज़ का उनके ऊपर थ्रेट बचा हुआ है। देखो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, आइलैंड यानी कि समुद्र के बीचों बीच है ना, छोटे सा देश है, समुद्र के पूरे चारों तरफ समुद्र है। तो अगर ग्लेशियर आइस मेल्ट होती है, समुद्र का लेवल बढ़ता है, तो इनके शोर्स तो गए, इनके शोर्स पे तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। आइलैंड कंट्रीज इनके शोर्स सिकुड़ते जाएंगे, ठीक है, तो इनका जो लैंड एरिया है ऑक्यूपाइड वो भी सिकुड़ता जाएगा। ओके, और हो सकता है कभी ऐसा पॉइंट आ जाए कि कोई, जैसे पहले भी कई दफ़े हो चुका है, हमने काफ़ी सारे आइलैंड नेशंस को पानी के अंदर डूब जाते हुए देखा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसी स्थिति हो जाए तो इनके तो एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठने वाला है। अगर ग्लोबल चेंज को नहीं देखा गया या नहीं पढ़ता गया तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पाते, और जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी लंबे हैं, पेचीदा हैं इन एजेंसीज के, ठीक है, विद द प्रोसीजर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एजेंसीज पर्टिकुलरली द UNFCCC, ठीक है, इसके जो प्रोसीजर्स हैं उनकी वजह से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कैसा था इनका, बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड था, ठीक है, ना अप्रिशिएटिव था वो, इसका स्वागत भी नहीं कर रहे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ना कंटेंट था, ना इंडिफरेंट था। What is the main objective of the UNGA asking the International Court of Justice to weigh in on the issue of countries being sued for failing to avert climate emergencies, ठीक है, तो क्लाइमेट इमरजेंसीज को रोकने में जो कंट्रीज विफल होती हैं, फेल होती हैं, तो उनके ऊपर क्या हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस पूरे सवाल में UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मकसद क्या था, क्या मंशा थी उनकी, ठीक है, तो उनकी मंशा यही थी कि वो जो है क्लैरिटी देना चाहते थे कि इंटरनेशनल लॉज के तरफ आपके क्या ऑब्लिगेशंस हैं। अगर आपने कोई पैक्ट साइन करा है तो वो ये मतलब नहीं है कि यार मेरा दोस्त साइन करा तो मैं भी साइन कर लेता हूँ, है ना, और अंदर की कोई भी जानकारी आपको नहीं हो, या फिर जैसे होता है ना कई बार फ्रेंड्स होते हैं वो 12th करने के बाद तू क्या करेगा तू क्या करेगा, नहीं किसी को समझ में आ रहा, यार मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, चाहे आपको इंजीनियरिंग में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपने कर ली क्योंकि आपके फ्रेंड ने करी और आपको कोई रास्ता नहीं पता था, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको आपके करियर पाथ के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वही ये कह रहे हैं कि टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन स्टेट्स ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉज, कि इंटरनेशनल लॉज के अंदर अंतर में उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां बन जाती हैं, क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज बन जाती हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What was the main purpose of the resolution sponsored by Vanuatu to at the UN General Assembly? अब ये वानुआटू जो है ये वो आइलैंड कंट्री है जहाँ पे ये जो मसला है कि इंटरनेशनल कोर्ट से सवाल किया गया, कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कि क्या जो क्लाइमेट इमरजेंसीज को फॉलो करने में कंट्रीज फेल होती हैं उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है
इंटरनेशनल कोर्ट ऑब्वियसली दो देशों के बीच की बात है, दो देशों के बीच की लड़ाई की बात है, तो वो जो भी मसला होगा वो कहाँ जाएगा, एक ऐसी कोर्ट में जो दोनों के प्रति बायस नहीं। अगर हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट में आप सपोज करो बांग्लादेश के अगेंस्ट में कुछ केस चलाना, तो ऑब्वियसली बात है उसमें हिंदुस्तान या भारत का जो ओपिनियन है, भारत की तरफ प्यार है, वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मसलों को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जहाँ पे दो से अधिक देशों के बीच की जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो वहाँ पे जाके निपटारा कर सकते हैं। ओके, टू डिमांड रेपरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज एमरजेंसीज, कि क्लाइमेट एमरजेंसीज के लिए रेपरेशन का डिमांड करना, या फिर टू रिफॉर्म द UNFCCC, यानी कि UNFCCC को दोबारा से विस्तृत करना, उसके अंदर दोबारा नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, नए लोग भर्ती करना जो ज़्यादा एनर्जेटिक हों। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन बी इज़ द आंसर। What has been the role of UN Security Council regarding the change since 2000 climate change since 2007, कि 2007 के बाद से जो भी UN सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका क्लाइमेट चेंज के प्रति क्या रवैया रहा। इग्नोरिंग द इशू कम्प्लीटली, कि उन्होंने पूरी तरीके से इस इशू को इग्नोर कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है। फोकसिंग ओनली ऑन द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, कि उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, यानी कि एनवायरमेंट के भलाई के लिए, एनवायरमेंट के नज़रिए से ही उन्होंने सारा का सारा फोकस किया, सारा का सारा काम किया। या फिर फ्रेमिंग क्लाइमेट चेंज एज अ सिक्योरिटी इशू, कि क्लाइमेट चेंज को एक सिक्योरिटी इशू की तरह दिखाया गया, तो बिल्कुल सही है, उन्हें सिक्योरिटी इशू की तरह दिखाया है। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग क्लाइमेट जस्टिस ओवर अदर एस्पेक्ट्स, कि क्लाइमेट जस्टिस जो है वो सबसे मुख्य प्राथमिकता है और बाकी सारे मसले जो हैं वो अलग से बाद में निपटारा किया जा सकता है। सो ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What major challenge does the Paris Agreement pose in holding countries accountable for their climate inaction? यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके लिए जो भी उनका एक्शन होएगा, जो भी उनकी कार्रवाई नहीं होगी, मतलब उनको करना चाहिए था बट उन्होंने नहीं किया, तो ऐसी जो भी परिस्थिति होगी उन कंट्रीज़ को अकाउंटेबल करने के लिए, यानी कि उनकी क्या जवाबदेही है, किसके लिए जवाबदेही है, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट के तौर पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि क्या हो सकता है, राइट। इट लैक्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, कि उनको पता ही नहीं है कि क्लाइमेट जस्टिस है क्या। ठीक है, क्या उसमें उसके अंतर में उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, या फिर कौन सी चीज़ है जो वायलेट होने से हम क्या नियम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हर एक चीज़ का एक ढांचा तैयार करते हैं ना, कि अगर ये किया तो हम उसके अगेंस्ट में ये एक्शन लेंगे, अगर ये किया तो उसके अगेंस्ट में ये एक्शन लिया जाएगा, काउंटर कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व और प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एनी लायबिलिटी और कंपनसेशन, कि वो किसी भी लायबिलिटी या कंपनसेशन के लिए कोई भी बेसिस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और जो कि हमने पढ़ा था कि यूएन ने ये पैक्ट डलवा लिया था पेरिस एग्रीमेंट में, है ना, तो ये चीज़ तो सही है। इट फोकसेस सोनली ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना ही इनका मुख्य पर्पस है, एकमात्र पर्पस है, तो ये भी गलत है। इट एम्फसाइजेस ओनली शॉर्ट टर्म गोल्स एंड कमिटमेंट्स, कि जो अभी निकटतम भविष्य के जो भी गोल्स और कमिटमेंट्स हैं, इनका मुख्य जो नज़रिया है, जो उद्देश्य है, वो उनके ऊपर ही रहता है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Which of the following statements about the UN General Assembly's resolution on climate change is not correct? ठीक है, not correct की बात की गई है। The resolution was sponsored by the small Pacific island nation Vanuatu, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने स्पॉन्सर किया था। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओपिनियन ऑन दिस इशू विल बी बाइंडिंग, तो ये तो बिल्कुल गलत है, बाइंडिंग नहीं होगा। जैसा कि हमने पैसेज में भी पढ़ा कि ये जो भी इनका फैसला होगा वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश को मान्य हो। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। द रेजोल्यूशन एम्स टू प्रोवाइड क्लैरिटी टू स्टेट्स ऑन देयर ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ टू प्रोटेक्ट देयर पीपल फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट, सही है ये। ठीक है, द यूएन जनरल असेंबली यूनानिमसली रिजेक्टेड वानुआटू's
रेजोल्यूशन, ये गलत है. सो ऑप्शन 2 and 4 आर इनकरेक्ट. दैट मीन्स 2 and 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर एवर्ट. एवर्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को रोक रहे हैं, ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं, होने से रोक रहे हैं, ठीक है. तो प्रिवेंट का मतलब ही होता है रोकना. एनहांस मतलब बढ़ाना, ठीक है, आगे और विकसित करना और विस्तार करना. प्रेजेंट, अब प्रेजेंट के 2-3 मतलब होते हैं. एक तो आज का प्रेजेंट जो है, ठीक है, अभी यहाँ पे जो उपस्थित है वो, ठीक है, या फिर दूसरे के सामने पेश करना. ओके. और इग्नोर, इग्नोर का मतलब है नज़रअंदाज करना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रिवेंट इज करेक्ट. डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखो ऑप्शन ए है डिस्कशंस, ठीक है, वो डेलिब्रेशन ही हो गया. एक्शंस, एक्शंस मतलब आपने क्या कार्रवाई की, आपका क्या एक्शन था. अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या हासिल किया है अभी तक. और प्लान्स, कि आप आगे कैसे प्रोसीड करेंगे. सो ऑप्शन ए डिस्कशंस इज करेक्ट. बाइंडिंग, अब बाइंडिंग का हमने मतलब पता है कि बाइंडिंग का मतलब होता है आपको वचनबद्ध करना, आपको बाध्य करना कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है, आपके लिए कंपल्सरी बनाना, मैंडेटरी बनाना, ठीक है. तो मैंडेटरी तो बाइंडिंग ही हो गया. डेमॉन्स्ट्रेट, डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है, आप इससे ये दिखाना चाहते हैं, आप इससे ये दिखा रहे हैं, ये पॉइंट है आपका, जो आपने अगर अपनी हरकत से आपने ये जाहिर कर दिया, आपने ये डेमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि आप इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं, आप अपनी सीट से उठ के चले गए, तो इसका मतलब आपने ये डेमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि आप इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं. ओके. डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि आप इसको ये आपकी कोई भी मजबूरी या फिर आप इसके लिए वचनबाध्य नहीं हैं. तो बाइंडिंग का मतलब होता है वचनबाध्य, डिस्क्रिशनरी का मतलब आप नहीं हैं वचनबाध्य, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कंपल्सरी का मतलब भी बाइंडिंग ही होता है, मैंडेटरी. चूज द idiom that best fits the meaning of the statement. The advisory could set the stage for countries incorporating climate justice in their legal framework. ठीक है, यानी कि जो भी सलाह होगी वो उन कंट्रीज़ के लिए एक आगे का रोड मैप तैयार कर सकते हैं या एक स्टेज से तैयार कर सकते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस, उनके लीगल फ्रेमवर्क में क्लाइमेट जस्टिस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए. ठीक है, तो अब ये कुछ नया ही चीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. ऑप्शन बी, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब भी यही होता है कि एक नया चीज़, कुछ शुरुआत करना, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना. ठीक है, तो ये एडवाइजरी जो है वो एक नया ही स्टेज तैयार कर देगी कंट्रीज़ के लिए कि वो क्लाइमेट जस्टिस को अपने लीगल फ्रेमवर्क में शामिल करें या उसके ऊपर कैसे कार्रवाई करें. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. फिलहाल का क्वेश्चन है, सिंस 2006 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जापान हैव एक्सचेंज विजिट्स फॉर देयर एनुअल समिट. एनुअल समिट में एक दूसरे के पास जाते रहते थे. अ मीटिंग दैट हैज़ डैश द कोर्स ऑफ दिस बायलैटरल रिलेशनशिप. अब कोर्स ऑफ किसी चीज़ का कोर्स बनाना यानी कि उसका कोर्स तैयार करना. ठीक है, तो हमने कल भी पढ़ा था कि रोड मैप तैयार करना, डायरेक्शन देना, ये जो बायलैटरल द्विपक्षीय रिश्ता है हमारा उनके साथ में, इसका क्या किया उन्होंने, स्टीयर द कोर्स ऑफ, यानी कि उसके लिए एक उनने डायरेक्टरी गाइडलाइन बना दी. ठीक है, कि आगे हम किस हिसाब से चलेंगे. तो ये क्या हो गया, स्टीयर. ये तो साफ पता ही चल रहा है, पर हम आगे फिर भी ऑप्शंस देखेंगे. हाउएवर इट वाज नॉट द इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप that was at the heart of Japan Prime Minister Fumio Kishida's mission during his quick official visit to Delhi this week. लेकिन ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप, वो जब इस बारी वो दिल्ली आए, पिछले इस हफ्ते दिल्ली आए, तो ये उनका मकसद नहीं था दिल्ली आने का. ठीक है, हिज फोकस वॉज ऑन 2 areas. 2 मुख्य कारणों पे उनका फोकस था. द डैश एरियाज डैश द G7 and G20 एजेंडाज ऑन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज अराइजिंग मेनली फ्रॉम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज डैश Japan's $75 billion plan for a free and open Indo-Pacific
to work with countries in the region on avoiding debt traps, building infrastructure and enhancing maritime and air security। ठीक है, ये उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडियन और पैसिफिक ओशन, जो इंडो पैसिफिक ओशन है वो सबके लिए फ्री होना चाहिए और ओपन होना चाहिए, ये उनका प्लान है। और ये कितना बड़ा प्लान है, $75 बिलियन का प्लान है, ठीक है। और इसमें वो चाहते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो डेब्ट ट्रैप्स में ना पड़ जाए। डेब्ट ट्रैप्स क्या होते हैं कि सपोज करो जो कर्जदार होते हैं ना, वो आपको कर्ज देते हैं, जैसे कुछ पहले ज़माने में होता था, लाला जी होते थे, उनने आपको आपकी फसल के ऊपर कर्ज दे दिया, ठीक है, 10,000 का कर्ज दे दिया। अब आप उसने 10,000 का कर्ज दिया तो उसमें से 1,000 रुपये वो पहले ही रख लेंगे, आपके पास सिर्फ 9,000 आएंगे, ठीक है। आपने 9,000 जो लिए उसमें से आप 4,000 चुका पाए अभी तक, है ना, और बाकी नहीं चुका पाए, तो उनने आपको और कर्ज दिया और बोला कि इसमें से मैं पहले वो 5,000 ले लूँगा। उनने आपको 15,000 का कर्ज दिया, 5,000 आपका ले लिया, 1,000 रुपये ब्याज का कर दिया और आपके पास फिर 9,000 का कर्जा चुकाने के लिए होगा। तो आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस गए। और कई बार ऐसा होता है, जैसे अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं जो चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस गई, ठीक है। चाइना वहाँ से सामान लेता था सस्ते में और फिर उसको अपने देश में रॉ मटेरियल को आगे फुल फ्रेश प्रोडक्ट बना के थोड़े सस्ते में, जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उससे थोड़े सस्ते में चीज़ें बेच दिया करते। जैसे पहले चाइनीज़ फ़ोन आते होते थे तो 4-4 हज़ार में उनकी इतनी खतरनाक साउंड क्वालिटी होती थी, कहने की बात नहीं, कि सोनी और ये सब फेल उसके आगे, है ना। चाहे एक घर में चले और पूरी कॉलोनी को सुनाई दे जाए कि इनके घर में बूफर बज रहे हैं, ऐसा लगता था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को डेब्ट ट्रैप्स में फंसा दिया। अब वो उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ज़्यादातर इसके ऊपर चाइना का अधिकार है, ठीक है। वो उनके कर्जदार हो रखे हैं, अब वो कर्ज चुका नहीं सकते तो अपनी जगह या कुछ ना कुछ उनके नाम करते जा रहे हैं, है ना। तो उसमें ना फंसे कोई भी कंट्रीज़, ठीक है। तो ये सब उनके 2 मसले हैं जिनके ऊपर वो बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मिस्टर किशिडा appeared to be emphasizing the need for a global consensus, कि उनका जो जोर है वो इस बात पर है कि हमें ग्लोबल कंसेंसस की ज़रूरत है, स्पेशली इंक्लूडिंग इंडिया, in tackling the challenges from Russia and China where Japan is aligned with Western powers। कि रशिया और चाइना जैसे देशों के साथ जब हमने इनकी जो भी, जैसे चाइना भी अपने यूएस से डरता नहीं है, रशिया भी यूएस से डरता नहीं है ना। तो इन देशों को अगर हमने टैकल करना है, इनकी मनमानी को रोकना है, तो हमें ग्लोबली एकजुट होना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे इंडिया को। अब आपको पता है कि इंडिया जो है वो सभी देशों के साथ में सौहार्द बना के रखने की प्रयास करता है ना। वो किसी के दूसरे के, पहली बात, मसले में घुसना नहीं चाहता, दूसरी बात अगर ऐसी कोई बात आ भी जाए तो वो दोनों देशों के साथ में बना के रखता है, राइट। और यही हमारा जो कल्चर है वो कहता भी है, तो हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं और उसी अकॉर्डिंग आगे प्लानिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त जैसे यूएस रशिया वॉर है, अब इंडिया ने ना यूक्रेन के लिए कुछ अगेंस्ट में कहा, ना रशिया के लिए कुछ अगेंस्ट में कहा, जबकि इंडिया को कई मसलों पे कहा भी कि आप उनसे एनर्जी मत लो, आप उनसे तेल मत लो, फलाना फलाना। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को हैंडल करा और टैकल करा, और काफ़ी बढ़िया वाजिब जवाब भी उनको पलट के दिए, जिसके वजह से काफ़ी जगहों पे इंडिया की जो है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर की इंडिया अब उभर कर आ रहा है। वो एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं रह चुका, वो बहुत जल्द शायद डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल होने वाला है, ठीक है। तो इंडिया को अपनी तरफ करना चाहते हैं, और क्योंकि रशिया चाइना का जो चैलेंज है उस मसले पर जापान वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है। In talks with Prime Minister Narendra Modi, Mr. Kishida is understood to have been straightforward about the need for India as G20 president to come on board with the G7's plan to address the Ukraine issue and call Russian aggression। अब वो रशियन एग्रेशन की निंदा करने की बात करें, तो निंदा करना मतलब कॉल आउट, ठीक है। ये फ्रेज है, इसमें मतलब हम इन रशियन एग्रेशन को जो है उसके कंडेम करते हैं, वो गलत चीज़ है।
While he did not name China directly, it is clear that Chinese actions in its neighborhood have left Japan concerned. हमें पता है ताइवान और आसपास में चाइना का क्या चल रहा है हथकंडा, है ना. And his FOIP plan includes India as an indispensable part. यानी कि और जो उनका FOIP फ्री ओशन इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन वाला जो प्लान है, इसका इंडिया जो है अभिन्न पार्टनर है. ठीक है, यानी कि वो उसका अभिन्न अंग है, वो उस प्लान का मुख्य पार्टनर है, वो उससे हट नहीं सकता किसी भी कीमत पर. द टाइमिंग ऑफ हिज विजिट ऑल्सो डैश कोइंसाइडिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स मॉस्को विजिट. तो उनकी जो ये टाइमिंग है विजिट की, वो भी क्योंकि इशारा कर रही है या फिर संदेश दे रही है कि वो कोइंसाइड करती है जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो मॉस्को गए हैं. ठीक है, एंड मिस्टर जी met with Russian President Vladimir Putin in a show of strength on Tuesday. और वो कहाँ मॉस्को जाके व्लादिमीर पुतिन से मिले और उन दोनों ने अपनी जॉइंट पावर दिखाई. ठीक है, कि हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करते हैं. मिस्टर शिडा flew to Kyiv to support Ukrainian President Volodymyr Zelensky. ठीक है, तो और जिस टाइम पे वो चाइना गए, चाइना वाले प्रेसिडेंट रशिया गए, तो किशिडा कहाँ गए, यूक्रेन गए. और यूक्रेन में जाके उन्होंने वोलोदिमीर को जेलेंस्की को अपना सपोर्ट दिखाया. हिज फर्स्ट सच विजिट सिंस द वॉर बिगन. और ये उनकी पहली ऐसी विजिट थी जब से वॉर स्टार्ट हुआ है. तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं. सिंस 2006 प्राइम मिनिस्टर of India and Japan have exchanged visits for their annual summit, a meeting that has dashed the course of this bilateral relation. Stair मतलब सीढ़ी बना देना. तो a meeting जिसने सीढ़ी बना दी, ठीक है, एक्शन प्लान की. स्टेयर मतलब जो घूर रहा था. ठीक है, स्टीप मतलब बड़ा ही गहरा. और स्टीयर्ड मतलब क्या होता है, देखो हमने स्टीयरिंग व्हील का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था. स्टीयरिंग व्हील क्या करता है, इधर उधर डायरेक्शन देता है. तो ये इसने क्या किया, इसने स्टीयर करा द कोर्स ऑफ दिस बायलैटरल, यानी कि हमारा द्विपक्षीय रिश्ता किस तरफ जाएगा उसका एक निर्धारित रूपरेखा तैयार कर दी. ओके, तो ऑप्शन डी स्टीयर्ड इज करेक्ट. His focus was on two areas dash the G7 and G20 agendas on food and energy security issues arising mainly from Ukraine conflict. Coordinating, condemning, cooperating और concerting. Coordinating मतलब होता है एक साथ सिंक में आना. ठीक है, तो वो चाहते हैं कि G7 और G20 के एजेंडाज जो है वो सिंक में आए और वो किसके ऊपर हो, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर हो. ठीक है, कंडेमनिंग यानी कि उसका खंडन करना, उसका क्रिटिसाइज करना उसको. ठीक है, तो वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहे. कोऑपरेटिंग, दोनों एक साथ मिलजुल के काम करें. कह भी सकते हैं, मिलजुल के भी हो सकता है, बट कोऑर्डिनेटिंग ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा बेटर है. बिकॉज जैसे एक का एक्शन प्लान होगा वैसे ही दूसरे का एक्शन प्लान होगा. और कंसर्टिंग का मतलब होता है कि कॉन्सर्ट, आपको पता ही क्या होता है. तो कॉन्सर्ट क्या होता है, एक शो, प्रोग्राम, फंक्शन, है ना, जहाँ पे सिंगर्स आते हैं, गाते हैं, डांसर्स आते हैं, डांस करते हैं. सो कंसर्टिंग. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट. एज वेल एज डैश जापान्स $75 बिलियन प्लान. तो इसको क्या करना है, डिस्क्लोज का मतलब होता है कि आपने सबके सामने बता दिया, और अनडिस्क्लोज मतलब आपने छुपा के रखा हुआ है. तो छुपाने की तो मंशा नहीं होगी. अंडर एस्टिमेटिंग. ठीक है, अंडर एस्टिमेटिंग का मतलब होता है कि आप उसको उस काबिल नहीं समझ रहे, अंडररेटेड समझ रहे हैं. ठीक है, अनवांटेड, अनचाहा. ठीक है, आपको चाहिए नहीं था, आपको ज़रूरत नहीं थी. अनवेलिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर से वेल क्या होता है, जो ब्राइड्स अपने चेहरे पे पहनती हैं अपना मुंह ढकने के लिए. तो अनवेल करना मतलब वो वेल हटा देना. ओके, यानी कि वो घूंघट हटा देना. तो घूंघट हटाना यानी कि वो प्लान को आपने न्यू ओपन करा, उजागर करा जनता के सामने. ओके, सो ऑप्शन डी अनवेलिंग इज करेक्ट. In talks with Prime Minister Narendra Modi, Mr. Kishida is understood to have been straightforward about the need for India as G20 president to come on board with the G7's plan
to address the Ukraine issue and call dash Russian aggression. कॉल आउट होता है, कॉल आउट का मतलब होता है कि आप उसको निंदा कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी निंदा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा कॉल आउट, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. द टाइमिंग ऑफ हिज विजिट वॉज ऑल्सो डैश coinciding with the Chinese President Xi Jinping's Moscow visit. Pointed का मतलब होता है इशारा कर रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो इशारा कर रही है, वो उसने साफ जो उनकी अभी टाइमिंग है उसने इशारा कर दिया कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और उनकी मीटिंग हुई उसकी तरफ इशारा कर दिया, ठीक है. सो ऑप्शन ए पॉइंटेड इज करेक्ट. पॉइज का मतलब होता है एकदम कंपोजर के, जैसे रॉयल लोग होते हैं ना एकदम काम एंड कंपोज्ड होते हैं, उनके चेहरे पे हाव भाव पे ज़्यादा एग्रेशन, ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई देती. पॉर्ड मतलब आपने किसी के ग्लास में पानी पोर किया है, डाला है. ओके, पोज्ड मतलब होता है आप पोज दे रहे हैं फोटोग्राफ खिंचाने के लिए. सो ऑप्शन ए पॉइंटेड इज करेक्ट. द एक्सीडेंट वॉज एवर्टेड एज द ड्राइवर ब्रॉट हिज कार टू अ सडन स्टॉप. ठीक है, यानी कि हादसा जो एक्सीडेंट होने वाला था वो रोक दिया गया. कैसे? क्योंकि जो ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी को एकदम से ब्रेक मार दिया, ठीक है, और जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई. सो इसमें कोई एरर नहीं है. ऑप्शन डी नो एरर. द टीचर रिव्यूड द करेक्टेड द आंसर इन अ सिस्टमैटिकल वे. सिस्टमैटिकल वे नहीं होता, सिस्टमैटिक वे होता है. ओके, तो ए एल नहीं आएगा, ओनली सिस्टमैटिक वे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द डॉक्टर वॉज अकम्पनीड विद. अब अकम्पनीड विद आपको पता है अकम्पनीड विद नहीं होता है, अकम्पनीड बाय होता है. अगर हम एकदम ध्यान से ना पढ़ेंगे और जल्दीबाजी में पढ़ेंगे ना तो हमारे मुंह से रैंडमली निकल जाएगा अकम्पनीड बाय, यानी कि उसकी नर्सेज भी उसके साथ आई. ठीक है, तो इसमें बी में दिक्कत है, बी में एरर है. वाई आर यू सो एंग्री when my officer has no objection on my coming late. बोले तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, जब मेरे सीनियर ऑफिसर को कोई परेशानी नहीं है कि मैं लेट आया हूँ तो तुम क्यों बोल रहे हो इतना. ठीक है, होते हैं ना कई लोग जो बीच में अपनी ज़्यादा ही नाक दिखाते हैं कि मेरे से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं है या मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी वो दिखाते हैं कि तुम पहले नहीं है, जबकि आपके सीनियर को, आपके बॉस को प्रॉब्लम होगी, वो पूछेंगे तुम क्यों इतनी लेट आए हो या फिर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो आज. ठीक है, जबकि आप बिल्कुल टाइम पे अपना काम निपटा के जा रहे होंगे. तो ये वो बात आपको बताने जा रहे हैं. तो ऑब्जेक्शन ऑन माई कमिंग लेट नहीं होता, ऑब्जेक्शन के साथ में प्रपोजिशन होता है यूज टू, यानी कि आप इतने गुस्से क्यों हो, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, जबकि मेरे ऑफिसर को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लेट आया हूँ. सो ऑप्शन सी में एरर है. बारिंग 13 states from power exchanges till they clear the current dues owed to generation companies. Such should help jolt states into getting serious about discom dues. ठीक है, उनने 13 स्टेट्स को क्या कर दिया, निषेध कर दिया, रोक दिया, या फिर उनके ऊपर वर्जित, फिलहाल के लिए वर्जित कर दिया कि वो किसी भी तरीके का पावर एक्सचेंज, यानी कि किसी से लेना, किसी को देना या फिर किसी से पैसे के बदले में लेना, तो इस तरीके का कोई भी पावर एक्सचेंज नहीं करेंगे टिल दे क्लियर द करेंट ड्यूज ओन टू जनरेशन कंपनीज. जब तक कि वो अपना सारा बकाया जो भी है बिल का वो जमा नहीं कर देते. जो उनको कहाँ करना है जमा, जो ये जनरेशन यानी कि जो ये बिजली उत्पादक कंपनीज हैं उनको आपने करना है वापस. और इससे क्या हुआ, हेल्प जॉल्ट स्टेट्स इनटू गेटिंग सीरियस अबाउट डिस्कॉम ड्यूज. और इससे उनका मानना है कि ये होगा कि जो भी वहाँ के बाशिंदे हैं उन जगहों के, तो वो क्या होंगे, वो ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कि हमारे जो डिस्कॉम के रूल्स क्या, और अगर आपका ड्यू है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप इन अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ पेनल्टीज दैट किक इन ऑटोमेटिक मैनर अपॉन डिफॉल्ट. ठीक है, कि ये अपने आप में ही इनका द मूव सीम्स टू हैव ड्रिवन होम द मैसेज with a
few states already paying up the dues, while some others are in process of doing so. As of Saturday, only 5 remain suspended, and the outstanding dues have reportedly dropped to 18% within a day of electricity grid operator barring defaulting discoms from power exchanges for short term purchases or sales. ठीक है, the accompanying threat of massive power outrages should either prompt all states to become regular with subsidy payments or to their discoms, or scale back their subsidy programs if the bills drain their coffers. अब कॉफर्स क्या होता है? कॉफर्स होता है जो जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो गल्ला सा नहीं होता जिसमें वो पैसे डालते होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉफर्स. तो वो बोल रहे हैं कि जो उनके सब्सिडी प्रोग्राम्स थे उनको वापस लेकर आना चाह रहे हैं या फिर वापस स्टार्ट करने की कोशिश करें अगर बिल इसी तरीके से हमारे मतलब जो कॉफर्स में से भी वो बिल्स निकालते रहे. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट तो पी आ जाएगा कि बारिंग 13 स्टेट्स फ्रॉम, ये हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट. उसके बाद द मूव सीम्स टू हैव ड्रिवन होम द मैसेज विद अ फ्यू स्टेट्स ऑलरेडी पेइंग अप द ड्यूज. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आर हमारा हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट. एज ऑफ सैटरडे ओनली 5 रिमेन सस्पेंडेड. जो एस है वो हमारा हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट एंड टी हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट. ओके, सो ऑप्शन बन गया PQRST. ठीक है, PQRST ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट. While there was an increase in violent crimes in 2021, in a worrying trend, the registration in violent crimes such as rape, kidnapping, atrocities against children, robberies and murders increased in 2021 to levels set before. ठीक है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें ये पता चला कि 2021 में जो क्राइम केसेस हैं वो बढ़ गए हैं. ओके, तो फिर आगे से ये बताया गया कि जो भी ये केसेस हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है पहली बात तो. ठीक है, और इस तरीके के केसेस जो हैं वो और भड़का सकती हैं लोगों को, और ज़्यादा सतर्क रहने की चेतावनी देती. द पेंडेमिक in comparison to the drop in 2020, according to the annual report Crime in India released by NCRB earlier this week. The drop in 2020 seemed to therefore be an anomaly, either due to lowered registration or a partial decrease in occurrence as there were extensive lockdowns and office shutdowns. The overall crime rate per 1 lakh people decreased from 487.8 in 2020 to 445.9 in 2021, largely due to decrease in cases registered under disobedience to public servants order relating to the lockdowns. ठीक है, इस तरीके के केसेस ही बढ़े थे ज़्यादातर. सो जो सबसे पहला इसमें स्टेटमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा पी से स्टार्ट हो जाएगा कि सबसे इन अ वरिंग ट्रेंड द रजिस्ट्रेशन इन वायलेंट क्राइम सच एज. क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 क्यू है. बिफोर टू द लेवल सिट्स बिफोर द ओवरऑल क्राइम रेट पर 1 लाख, ये तो नहीं हो रहा. बिफोर द पेंडेमिक, आर जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट होगा. उसके बाद द ड्रॉप इन 2022, अब यहाँ पे 2020 का जिक्र करा तो यहाँ पे भी 2020 का जिक्र करा गया, तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट. के बाद आएगा हमारा while there was an increase in violent crimes, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट. और इसके बाद टी जो होगा वो हमारा होगा फिफ्थ स्टेटमेंट. एक ही ऑप्शन है क्यू से स्टार्ट होने वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट.
Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of future? कि हम इतने समझदार और इतने बहादुर हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लें और आने वाले फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करें. ठीक है. These words ring true even today. ये शब्द मेरे कानों में आज भी एकदम नए जैसे सुनाई देते हैं मुझे. ठीक है. Just as when independence unshackled India from British rule, a milestone that ये कब हुआ जब इंडिया को ब्रिटिश रूल्स की जंजीरों से आज़ाद कर दिया गया, उस टाइम पे हुआ. 75 years ago on this day, India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru made these remarks in his stirring speech on India attaining freedom at midnight. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumph and achievements that await us. In some cases, inspired the birth of other new nation states across the world, freed from the yoke of colonization. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 70 years ago, फर्स्ट आर स्टेटमेंट फर्स्ट है. ठीक है. इसके बाद आ जाएगा द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट सेकेंड स्टेटमेंट. इसके बाद वी आर ब्रेव इनफ और क्यों हमारी हो गई फोर्थ स्टेटमेंट. आर एस से ऑप्शन बी स्टार्ट होता है ना. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. The July number brings relief. It grew at 7% in May and June. India's retail inflation print for July came in at 6.7%. While this is considerably higher than the Reserve Bank of India's target inflation rate of 4% and even outside its comfort zone 2% to 6%, that's because retail inflation has shown a steady deceleration since it hit an 8-year high of almost 8% in April. तो सबसे पहले इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की बात करी. सो जो अपनी आर स्टेटमेंट है वो फर्स्ट हो जाएगी. इसके बाद कंसिडरेबली हायर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट, ये सेकंड हो जाएगा कि आरबीआई का टारगेट था ये इन्फ्लेशन रेट को 4% पे लेकर आना. द जुलाई नंबर ब्रिंग्स रिलीफ, ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी. इसके बाद टी, तो यहाँ पे RSPTQ ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब हमें क्या करना है, वर्ड्स और फ्रेजेस का मीनिंग दे रखे उनका सिंगल वर्ड निकालना है. डीप इन थॉट्स, डीप इन थॉट्स का मतलब होता है पेंसिव. इन्यूमरेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो हम काउंट नहीं कर सकते. ओके. पेंसिव का मतलब होता है डीप इन थॉट्स. डेथ ट्रैप होता है एक ऐसा जाला जिसमें अगर आप फंस गए तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. ओके. और एरोटिका उन मैगजीन्स को या फोटोग्राफ्स को या मूवीज़ को बोलते हैं जो आपके प्रति सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बढ़ा देता है. आई थिंक दैट कैन, सॉरी इसमें आंसर नहीं बताया. पेंसिव, ऑप्शन बी पेंसिव इज़ द आंसर. अ थिंग दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, अब आराम से टूटने वाली चीज़ होती है, फ्रेजाइल होती है, जेंटल होती है. अ थिंग दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, तो क्या होगा इसका, ब्रिटल. ऑप्शन बी ब्रिटल इज करेक्ट. ब्रिटल ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्रोनोलॉजिकल होता है कि जिस तरीके से घटनाएं इतिहास में हुई हैं कि पहले 1989 की कोई घटना हुई होगी, फिर उसके बाद 1991 की कोई घटना हुई, इस तरीके से ये सीक्वेंशियल में चल रहा है. दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल. ब्रिटल मतलब बड़ा ही नाजुक जो आसानी से टूट जाए. टेम्पो एक स्लैंग वर्ड है जो वहीं से मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि जो भी है म्यूज़िक है उसकी स्पीड बढ़ाने को, यानी कि लो फाई करके नहीं सुनाना. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसकी PDF और ऑडियो फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. तो आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.